स्टूडेंट्स, हिंदी की वर्कशीट क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारत की खोज बुक का लेसन 3 सिंधु घाटी सभ्यता करेंगे। इस लेसन में हमें भारत की प्राचीन सभ्यता और धर्म ग्रंथों के बारे में बताया गया है। भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर है, इन स्थानों की खोज मात्र एक संयोग थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके अवशेष पश्चिम में काठियावाड़, पंजाब के अम्बाला, राजस्थान के कालीबंगा आदि काफ़ी क्षेत्रों में मिले हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में इसके अवशेष मिले हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंध स्थापित किए। ये व्यापारिक संबंध थे। इसकी भी हमें सबूत जो है वो मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग रहता था। सड़कों पर दुकानें कतारों में लगी थी। दुकानें संभवतः छोटी होती थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें रीति रिवाजों, पोशाकों, रहन सहन, दस्तकारी आदि का पता चलता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों के तंत्रों का, सड़कों के जाल का निर्माण भी बहुत प्लानिंग से किया गया है। तो और सिंधु घाटी सभ्यता को हम विश्व की सबसे उन्नत नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। उसके बाद है आर्यों का आना। सिंधु घाटी के लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका हमें अब तक भी पता नहीं चला है। संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दक्षिण भारत में उनकी जड़ें मिल सकती हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ जाति और संस्कृत के मध्य और सिंधु घाटी संस्कृति के मध्य अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो भारतीय ही रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किसी अकस्मात होने वाली दुर्घटना से हुआ होगा, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो हमें परत मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी सभ्यता थी, नदी के किनारे थी। तो हो सकता है कि नदी में अचानक बाढ़ आने पर या फिर नदी द्वारा अपना रास्ता बदलने पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई हो। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु क्षेत्र जो है वो प्राचीन समय में मैदानी और उपजाऊ क्षेत्र था, लेकिन आज वो रेगिस्तान है। तो हो सकता है कि अचानक मौसम के परिवर्तन या नदी के रास्ता बदलने पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई हो। उसके बाद है प्राचीन अभिलेख और धर्म ग्रंथ। अब तक हमने वेद जो है वो भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते थे, लेकिन वेदों की रचना लगभग 15,000 ईसा पूर्व मानते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बाद इन धर्म ग्रंथों को और भी पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। उसके बाद है वेद। वेद हिंदुओं के प्रकाशित धर्म ग्रंथ हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों का आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने आप को व्यक्त किया। सिंधु वैदिक युग में आर्यों में जीवन के प्रति इतनी अधिक उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के पश्चात किसी भी प्रकार के अस्तित्व में बहुत ही अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते हैं।
पहला वेद अर्थात ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें वे मानव के मन के सबसे आरंभिक उद्गार, काव्य प्रवाह और प्रकृति के रहस्य और सौंदर्य के प्रति हर्षोन्माद मिलते हैं। हमें भारत के अन्य स्थानों की तरह कर्म और विचार की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है। भारत में भी एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर भाग जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी भी कभी बल एक पर होता है तो कभी दूसरी पे, किंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि पर लोकवादी अथवा इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। भारत के विभिन्न युगों में कला, साहित्य और संगीत के साथ साथ नाचने गाने की कला, रंगमंच, चित्रकला सभी क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना नामुमकिन है कि कोई संस्कृति, जीवन दृष्टि जिसका परलौकिकता हो या जो संसार को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति को इतने रूपों से रचना कर सकती है। उसके बाद है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें निरंतरता हमेशा बनी रहती है। भारतीय संस्कृति बहुत बार बिखरी और सिमटी, लेकिन बहुत से यहाँ पर नई नई जातियाँ आई, नए नए लोग आए, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपना मूल जो है वो कभी भी नहीं छूटा। और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ये विशेषता यही है कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता बनी रहती है। जो भी लोग बाहर से आए या जो जातियाँ बाहर से आई, वो सब इसी में आत्मसात होते चले गए। उपनिषदों का लगभग 800 ईसा पूर्व के लगभग उपनिषदों का समय माना जाता है। उपनिषद में भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम आगे ले जाते हैं। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई देता है। यह सही है कि सत्य की खोज आधुनिक विज्ञान और वस्तुनिष्ठ पद्धति द्वारा नहीं की गई। उपनिषदों में अनिवार्य रूप से आत्मबोध व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा के संबंधी ज्ञान पर है। उपनिषदों की एक मशहूर प्रार्थना में ज्ञान और प्रकाश की कामना की गई है। उपनिषद मुख्य रूप से सच्चाई पर बल देते हैं। उपनिषद की एक प्रार्थना में कहा गया है, भी असत से मुझे सत्य की तरफ ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमृतत्व की ओर ले चल। इसी प्रकार उपनिषद के एक श्लोक के हर श्लोकांत इस टेक के साथ हुआ है, चरेवती चरेवती, अर्थात इसमें कहा गया है कि हे यात्री चलते रहो, अर्थात कर्म पर बल दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर काफ़ी लेंदी है। अभी आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।